सबसे पहले तो सर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है ना, मैं उन पे आपकी राय लेना चाहूंगा। कल भी इंडिया EU FTA हुआ, उसके बाद काफी अच्छा मूव हमने बनता हुआ दिखा। एपेक्स फ्रोजन इसको लीड कर रहा था, आज भी वही स्टॉक लीड कर रहा है। हालांकि जो परसेंटेजेस है ना वो बदल गए हैं। कल हमने डबल डिजिट गेन्स देखे थे और आज 4.5% ऊपर है एपेक्स फ्रोजन का शेयर। अरविंद लिमिटेड यहाँ पर भी 4% का एक्शन है। कोस्टल कॉर्पोरेशन, ये श्रिम्प कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, 2.5% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज भी काफी एक्टिव हैं सर। एक्सपोर्ट से जुड़े हुए टेक्सटाइल वाले, श्रिम्प वाले, इनमें से कोई स्टॉक जो आप अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं? सर देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके का थोड़ा बहुत मूव एपिक्स फ्रोजन में आ रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और एक बार ना नेक्स्ट जो टारगेट होगा आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 335 340 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन करेंट जोन से अभी बाय करने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं, विदाउट रीजन। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था, आज कल भी चला, आज भी चल रहा है, हो सकता है कि एक दो दिन और भी चले। लेकिन ऐसे मूव में आपको इमीडिएट बिफोर द बजट मैं बाई कॉल नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि एक बार व्यू अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म के है तभी आप बने रहिए। तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करें, ये फिलहाल राय आपकी आ रही। सर सबसे मजबूत चार्ट किसका है, टेक्सटाइल या फिर श्रिम्प कंपनियों में से? अगर आप देखें जो एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां उसमें। सर क्या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट्स वाली जो कंपनियां जिसमें टेक्सटाइल भी है, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसी कंपनियां हैं, ट्राइडेंट है, उसमें वेलस्पन लिविंग है, इसमें इंडो काउंट भी है, और उसके साथ साथ जो श्रिम्प वाली कंपनियां, एपेक्स फ्रोजन हुआ, या फिर कोस्टल कॉर्पोरेशन हुआ, या फिर एक और अवंती फीड्स है, इनमें से सर बेस्ट चार्ट किसका, सबसे मजबूत चार्ट किसका है? देखिए संदीप जी, मैं कल भी एक कॉल आपको दिया था, मैंने कॉल नहीं दिया था, बताया था, वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये स्टॉक ना अगर थोड़ा हम देखेंगे, चार्ट इसका बढ़िया है नहीं, और नीचे आ गया था, ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि एक बार 585 का रेंज को ब्रेक होता है ना, अगेंस्ट स्टॉक में 700 तक एक मूव आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एपेक्स फ्रोजन टाइप स्टॉक्स में हमने देखा है कि लोअर लेवल से ऑलरेडी एक 30 ऑलमोस्ट 30% के आसपास का एक फिर से गैप मिला है। लेकिन गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि आपको रडार पे रखना चाहिए। वर्धमान टेक्सटाइल अभी 422 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर 453 ब्रेक होता है तो उसमें अगेन आपको 570 580 तक मिल सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट को आप आपके रडार पे रखिए, और इनफैक्ट आज 3% ऊपर है। कभी भी अगर 585 को ब्रेक होता है ना, देन जाके आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, एक बार जरा हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं, जिसका OFS खुला है। प्राइस आया सर 685 रुपए का, करीब 6.25% के डिस्काउंट पर है, और स्टॉक आप देखेंगे तो 2.25% के आसपास ही गिरावट है। 35 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम है। 710 रुपए के आसपास सर, आप कह रहे थे धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर दें, सही लेवल है शुरू करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं खरीदूंगा मैं, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है संदीप जी। मैं एक बार बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। एटलीस्ट जो लेवल मैंने आपको कल भी बताया था, 695 से एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा एशियन पेंट जिसकी आप बात कर भी रहे थे सर, कल नंबर्स आ गए थे मार्केट आज के दौरान, 6% के आसपास की गिरावट आज फिर से दिख रही है। क्रूड का इंपैक्ट है। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े थे, वो बता भी रहे थे जो विंटर स्टॉर्म आया ना यूएस में, उस वजह से जो $67 का लेवल है, $67.5 का लेवल भी पार होता हुआ दिखा है। तो उसका इंपैक्ट हम एशियन पेंट्स में देख रहे हैं सर। इसकी बात हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद OMCs पे भी देखते हैं इसका इंपैक्ट किस तरह से आ रहा है। एशियन पेंट सर। एशियन पेंट्स, राइट। देखिए एशियन पेंट्स अभी 2482 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एक रिकवरी आ रहा है। एक बार मुझे लगता है कि आपके पास पोर्टफोलियो में है तो बने रहिए। और इस बीच और एक बाय कॉल देना चाहूंगा सर। कंपनी का नाम प्लीज। रहेगा ONGC। ठीक है, ONGC पे मैं मुझे लगता है कि मैं सर माफी चाहता हूँ, मैं ऑयल इंडिया की बात करने ही वाला था। 8% ऊपर है, मैं कंटिन्यू ऑयल करें। इंडिया मैंने देखा सर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रहा था, क्योंकि वो मूव मिस हो गया। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए ऑयल इंडिया देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ। ONGC में अभी भी ये मूव कंटिन्यू रहेगा। आप अगर बाय करके जाते तो मुझे लगता है कि इजीली, क्योंकि ONGC बहुत ही लिक्विड स्टॉक है, तो आपको 262 का रहेगा पहला टारगेट, और 268 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और करेंट जोन से बाय करके जाइए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ना आप यहाँ पे 253 के आसपास मेंटेन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉल है, एक दो दिन का व्यू है। अब 262 एंड उसके बाद 268 दोनों टारगेट के लिए बाय करके जाइए। फ्यूचर में भी है, आप फ्यूचर में भी पोजीशन बना के जा सकते हैं।
ठीक है, तो ऑयल इंडिया तो 8% ऊपर है ही है। ये इसका छोटा भाई आप मान लीजिए 1/10 ऑफ द बिजनेस समझते हैं इसको, ऑयल इंडिया को ओएनजीसी के मुकाबले। तो यहाँ पे मूव काफी अच्छा है ऑयल इंडिया में, और आप देखिए तो ओएनजीसी में इसका रिफ्लेक्शन अभी थोड़ा आना बाकी है और अपसाइड की गुंजाइश बनती है, इसलिए आप चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा सर, तेजस नेटवर्क्स को देखिए, ये डेड कैट बाउंस है क्या आज जो 8% का मूव है, या फिर डिसाइसिवली ये रिकवरी के मोड में आ गया? संदीप जी, अभी तो ये डेड कैट बाउंस ही हम मानेंगे, क्योंकि स्टॉक अगर मरा हुआ होता है उसके बाद का बाउंस को बेसिकली हम कहते हैं, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल मूव है नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि वेट होना चाहिए। अब जिस तरीके से मूव आया है, एक बार ना अगर किसी को एक पोजीशन बिल्ड करना है तो 298 जो आज का डे लो है, यहाँ पे डे लो पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और हम पोजीशन बना के जा सकते हैं, लेकिन व्यू थोड़ा 2-3 महीने का रहेगा। अगेन मुझे लगता है कि 385 400 पॉसिबल है इसमें। ठीक है, डेटा पैटर्न्स देखिए सर, कल ना डिफेंस स्पेस में डेटा पैटर्न्स और जीआरएसई ये दो स्टॉक्स हैं जो कि काफी एक्टिव थे। डेटा पैटर्न्स आज फिर से कंटिन्यू कर रहा है सर, खरीदारी का मूव 5% के आसपास की तेजी है। 2 दिन में ये जो तेजी हो गई है ट्रेडर्स के लिए हो गया क्या सर, मुनाफा वसूली कर लें या अभी नहीं है नहीं, दमखम वक्त? अभी मुनाफा वसूली नहीं करना चाहिए संदीप जी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर को देखेंगे ना, ये सेक्टर अभी भी नीचे ही आया है टॉप से। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीचे आया है, एक बार हमें वेट करना चाहिए। जल्दबाजी तो अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। इनफैक्ट बजट को लेकर भी मैं बुलिश हूँ। हम अगर देखेंगे ना, जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थे उस टाइम पे ऑलमोस्ट 80% 90% डिफेंस बजट जो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो एलोकेशन हुआ था। और जो बीजेपी का गवर्नमेंट आया है उसके बाद 2014 के बाद, अगर हम इंटर डिफेंस सेक्टर में देखेंगे, ऑलमोस्ट 197% इंक्रीज हुआ है ओवर द 12 ईयर्स। तो लास्ट ईयर भी था ऑलमोस्ट 6,80,000 करोड़ के आसपास का एमओडी डिफेंस सेक्टर में, और उससे पहले हमने देखा था 6,20,000 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ओवर द लास्ट 10 साल में देखेंगे, लास्ट 20 साल में भी देखेंगे ना, एक बारी दो बारी ऐसा हुआ था, एक बार 13% और एक बार 16% इंक्रीज किया गया था, लेकिन उसके लिए भी मेजर रीजंस थे। अब इस बार एटलीस्ट अगर 15% भी साल भर इंक्रीज होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बूस्टिंग मिल सकता है। तो उम्मीद रखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि हाई वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशंस भी कंफर्ट है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए, बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए अभी। ठीक है, ओके। इस बीच आपको बता दूं कि 25,350 का लेवल भी एक बार हम पार करके आए हैं। 180 पॉइंट के आसपास के गेंस भी थे। अभी 25,330 के आसपास के लेवल्स फिलहाल आपको नजर आएंगे। खैर, इस बीच सर एक स्टॉक और है जो कि काफी एक्टिव है, वो है एमसीएक्स का। कल भी काफी अच्छा चला था नंबर्स के बाद, और आप देखिए आज भी 7% के आसपास का आपको है सर। 2580 के आसपास एमसीएक्स कैसा लग रहा है? देखिए, एमसीएक्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार 2750 2800 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए। इनफैक्ट फ्रेश बाय करना अभी इस जोन पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता, इसीलिए फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं दूंगा। अगर किसी को थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना आता है तब जाके आप बाय करके जाइए, लेकिन 2800 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जिस तरीके से हमने कमोडिटी मार्केट पे प्राइस एक्शंस देखा, अभी इक्विटी से ज्यादा तो सर कमोडिटी में एक्शन है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार एम6 अभी रुकेगा नहीं, अभी भी एक रैली कंटिन्यू रहने वाला है। और बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया है, तो जितना थोड़ा हेल्दी करेक्शन था वो भी कंप्लीट है, सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है। एक ना सर, आप इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IGIL के नाम से स्टॉक है, कल भी काफी अच्छा चल रहा था, आज भी 9.5 के आसपास का आपको है। ये शायद लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने वाली कंपनी है सर, IGIL के नाम से। 319 रुपए का भाव है। इसको देखिए सर, ये जो मोमेंटम है ये क्या शो कर रहा है? देखिए, मोमेंटम में ना एक बार आपको 330 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन संदीप जी यहाँ पे ना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता, प्रॉब्लम वही है। तो ओवरऑल देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड में ही है, तो 333 335 के आसपास, 335 के आसपास सबको आते हुए तो दिखाई देंगे, लेकिन सस्टेन कितना करेगा दैट इज अ वेरी बिग डील। सो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर मई मार्च से ही लगभग एक डाउन ट्रेंड में है, तो इसीलिए ये एक नॉर्मल सा मूव है, डेड कैट बाउंस है, इस बाउंस पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। हाँ, होता क्या है ना सर, ये काफी टूट चुका है शेयर, गिरे पड़े शेयर जो है ना वो बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अब इसमें सेंस ये है सर, जिस तरह की कल स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट हुई ना 2.25% के आसपास की, उससे तो सर पूरा मोमेंटम, पूरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो शेकअप हो जाता है कि क्या बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ दमखम लौट रहा भी है या नहीं लौट रहा है। कैसे तैसे 0.5% के आसपास की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप की जो पिटाई है ना सर,
वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल से बाउंस बैक की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इतना दमखम बचा नहीं है कि फ्रेश खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। बहरहाल एक दो सवाल और लेके ना सर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ता हूँ फिर। कुछ एक स्टॉक्स जो कि 52 वीक लो पर पहुंच गए, इनफैक्ट सिंजीन का स्टॉक एक देखिए सर, ये शायद 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इनके नंबर्स में 90% के आसपास इनका मुनाफा टूटा था। तो सिंजीन सर अवॉइड है पूरी तरह से, ऐसा ही एक वन सोर्स स्पेशलिटी है, इसको भी देख लीजिए सर, नंबर्स के बाद ही ये भी टूट रहा है। देखिए सिंजिन को सर मुझे लगता है कि पूरा अवॉइड ही कर लेना चाहिए, और जिस तरीके से 479 के आसपास का प्राइस है, एक बार तो मुझे लगता है कि 400 एंड 400 भी ब्रेक होने का हाई पोटेंशियल है इसमें, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। और सेकेंड ठीक है। स्टॉक आपने बताया वन सोर्स, अभी 1088 के आसपास का प्राइस है, एंड आईपीओ जो बेस था उसके नीचे आ भी चुका है। बहुत हम्म। तेजी के साथ ना आपको 650 आते हुए दिखाई देंगे, तो उससे पहले कोई कुछ नहीं है, एक बार करेंट से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। आज ना सर सोए हुए स्टॉक जो होते हैं ना सर, जो गिरे पड़े थे सारे, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। अब इसमें 2-3 नाम है, जैसे सुजलॉन है 3.5% ऊपर है, येस बैंक करीब 2% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, ओला इलेक्ट्रिक में 2% के आसपास का एक अप मूव है। सर वो दबा हुआ स्प्रिंग कहते हैं ना कि ऐसे छोड़ो तो एकदम से ऊपर आता है, ये जो स्प्रिंग छूट रहा है, ये क्या और ऊपर जाएगा यहाँ से, या फिर वापस दब जाएंगे ये शेयर? येस बैंक, सुजलॉन, ओला इलेक्ट्रिक। देखिए सर, ओला पे अभी हम बाय नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ओला अभी भी अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। बीच में एक बार मौका दिया था, डेड कैट बाउंस आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर से फंस गए इसके अंदर कि ये रिकवरी समझ के। तो आई डोंट थिंक कि इसमें अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के पास है, उछाल में एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढिए। येस बैंक सर उस दिन बाय करूंगा जिस दिन ये 25 के ऊपर ना सस्टेन करेगा। 25 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक इसमें कुछ मूवमेंट का पॉसिबल नहीं होगा। सो और बाकी सुजलॉन पे सर बने रहना है। सुजलॉन में मुझे लगता है कि 42 का स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे आप होल्ड मेंटेन कीजिए। 52 क्रॉस होने के बाद इसमें ज्यादा रैली पॉसिबल होगा, तो सुजलॉन होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी ओला को अवॉइड कीजिए, और येस बैंक जिस दिन सर 25 के ऊपर आएगा उस दिन बाय करूंगा। पता है सर, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लोग आपको सुन के बोलते होंगे इस बंदे ने बोल बोल के हमारे कानों से ना लहू निकाल दिया, लेकिन आप अपनी बात पे एकदम अड़ियल है, एकदम बिल्कुल एकदम चार्ट जो बोलता है ना वही, उसी के साथ साथ आप चल रहे हैं। 25 पार नहीं होगा, मैं येस बैंक नहीं खरीदूंगा। जब तक 25 नहीं क्रॉस करेगा तब तक येस बैंक को खरीदने की सलाह नहीं होगी। लोग कहते होंगे यार हमारे कानों से लहू आ गया, ये बंदा बदलने को तैयार नहीं है। यस बैंक इतना बड़ा नो हो गया सर, मतलब क्या ही कहें। चलिए अच्छी बात हाँ ये है। सर, हमने इतना बार बताया येस बैंक को लेके, अभी व्यूअर्स को भी याद है कि 25 के ऊपर जाएंगे तो प्रदीप जी एक बार सोचेंगे, रिव्यू करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या होता है सर, बार बार देखा है, मतलब येस बैंक को लेके मेरा थोड़ा, मैंने व्यू इसलिए बना के रखा है क्योंकि येस बैंक को मैं आज से नहीं, वो राणा कपूर साहब जिस टाइम पे मतलब अपने लीडरशिप में थे, डायमंड। तो उस टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था कि आई विल नॉट सेल माई शेयर्स, नेक्स्ट 3 जनरेशन तक मैं नहीं बेचूंगा। 1 महीने के अंदर अंदर खुद ने सारा शेयर सेल कर दिया था। उसके बाद अभी न्यू मैनेजमेंट आया, बहुत कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन हमने देखा बार बार येस बैंक पे इतना रिटेलर्स फंसे हुए हैं ना, कि हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं, एक ट्रैप है। जब भी कभी भी येस बैंक 25 के ऊपर सस्टेन होता है ना, 26, 27, 30 अगेन वहां पे सेलिंग प्रेशर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट 5 साल से फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पोर्टफोलियो में आज भी है, वो बेच नहीं पाया। उनका भी वही है, ऊपर आएंगे तो भाई एक बार बेचेंगे, तो इसीलिए सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। फेयर इनफ सर, वो समझ आता है पॉइंट उसके पीछे का, कि जब तक ये जो बाउंस आ रहा है उसमें ज्यादातर लोग जो ट्रैप्ड हैं, जो फंसे हुए हैं, वो अपनी बिकवाली नहीं कर लेंगे। तो आपका जो चार्ट है ना, उसमें भी जो एक ब्रेकआउट बनेगा भी, वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि 25 जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक पार नहीं हो जाता यस बैंक में, तब तक आपको नई खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। ज्यादातर जो स्टॉक्स आज मोमेंटम में है ना, वो हमने डिस्कस कर लिए। बस एक वोडाफोन आइडिया दिखा दीजिए नंबर्स के बाद ना, है 10 रुपए के नीचे, लेकिन 1.5% के आसपास की मजबूती ये दिखा रहा है, क्योंकि नंबर्स में 20 क्वार्टर के लो पर इनका जो घाटा है वो इस बार आता हुआ दिखा है। तो बाकी सारे हाइलाइटिंग स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा वेदांता सर, एक ये स्टॉक देख लीजिए, वेदांता 728 729 के आसपास, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास आएगा, ये जो ओएफएस हो रहा है, तो 3.5% की मजबूती है। 732 रुपए 60 पैसे का नया हाई इसने आज टच किया है। और कितना दमखम है सर? बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 850 900 भी इजीली पॉसिबल होगा। इनफैक्ट हमारा सेकंड टारगेट था
और सेकंड टारगेट 725 था, वो अचीव हो चुका है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ओवरऑल मोमेंटम चल रहा है, आपको बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 685 के अराउंड और बने रहिए। 800 एंड 850 दोनों टारगेट के लिए अभी भी आपको होल्ड करना चाहिए सर। जिन्होंने भी ओएनजीसी में पोजीशन बनाया था ना, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 62.70 का डे हाई लगाया अभी। तो पहला टारगेट आ गया है, मतलब आप मान के चलें कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें। जी जी, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। बाकी अभी भी ट्रेंड बहुत बढ़िया है, बने रह सकते हैं। सेकंड टारगेट 268 आपको एक दो दिन में मैक्सिमम आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस के साथ कोई छेड़छाड़ सर? नहीं नहीं, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। बाकी अगर सेफ अगर हो आप तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। हम कोई भी पोजीशन को कैरी नहीं करके जाएंगे ज्यादा। मतलब जो चाहें, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन चाहें तो बुक भी कर सकते हैं। पहला टारगेट क्योंकि आ गया है जहां से आपको बताया गया था। मैं लेवल्स आपके लिए बता भी देता हूँ। 258.44 पर हमने इसकी बातचीत करी थी। 262 पहला टारगेट था और 268 दूसरा। तो उस हिसाब से अगर आपका ज्यादा जोखिम लेने का मन नहीं है या फिर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप प्लीज अपना पहला मुनाफा बुक करके इसमें से निकल जाइए। या तो फिर स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया था उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। स्टॉप लॉस सर 253 का था, वहीं पे रखना है। जी वहीं पे ही रखना है। एक बार प्रॉफिट बुक भी इसीलिए करवाया क्योंकि देखिए फ्यूचर में भी देखेंगे 2250 का लॉट है, मतलब एक लॉट भी आप बाय करते हो तो इसमें भी आप अच्छा खासा मुनाफा आपको हुआ है। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। बाकी थोड़ा बहुत 2-4 दिन का व्यू है तो ओपन रखिए। ठीक है, एक बार ओएनजीसी का चार्ट दिखा दीजिए क्योंकि ओएनजीसी की बातचीत चल रही है। तो ओएनजीसी में आप चाहें तो पहला अपना टारगेट जो 262 का था उसको आप हिट करके अपना मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है सर? बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम लौटा है और आपको पैसा बनाने के लिए मौका मिल भी गया है। अभी भी आप देखें 260 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चलिए दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ सर, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब सर ज्यादातर सवाल पता है किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप साइड पर, जहां पर रिटेलर्स का, हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे प्राइम मेंबर्स, उनका ज्यादा फोकस रहता है ना, उनमें काफी करेक्शन आ चुका है। तो ज्यादातर सवाल आपको इसी तरह के मिलेंगे कि इस स्टॉक में खरीदारी शुरू कर दूं, ये स्टॉक ले लें क्या, फ्रेश बाइंग के हिसाब से कैसा लग रहा है? तो मैं आपके सामने सवालों के जवाब देने की सवाल ले रहा हूँ सर हमारे दर्शकों के। पहले मैं जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं ना, उनके सवाल लेता हूँ, और कुछ सवाल हमें सुपर चैट के जरिए भी मिले हैं। एक सवाल आया है हमें सर तरुण सागर जी का, कह रहे हैं कि 30% लॉस हो रहा है मुझे एरिस इंफ्रा में, तो शुड आई होल्ड और एग्जिट? व्यू मेरा लॉन्ग टर्म का है। देखिए मुझे लगता नहीं कि आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स अगर आपने आईपीओ बेस इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको बेच देना चाहिए। सेकंड, अभी आप थोड़ा वेट करके जाइए एंड 97 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 97 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको बेच देना है। 30% नुकसान हो रहा है, ऑल टाइम लो में आ चुका है, हो सकता है यहाँ से भी 30% और नीचे आ जाए। तो इसीलिए एज ए एनालिस्ट आई कैंट से कि आपको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको कोई भी उछाल मिलता है आपको एग्जिट का प्लान ही ढूंढना चाहिए। कोई भी उछाल मिले तो एग्जिट का ही आप यहाँ पर मौके ढूंढिए। ये राय फिलहाल एरिस इंफ्रा में आ रही है। चंद्रपाल सैनी जी इस बीच हमारे नए यूट्यूब मेंबर के रूप में और नए प्राइम मेंबर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सैनी साहब। अपना सवाल आप शेयर कीजिए, मैं आपका सवाल भी लेने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो प्राइम मेंबर्स के सवाल हमारे पास पहुंचे हैं ना, पहले जरा मैं वो एड्रेस कर दूं। कुलवीर सेखो जी हमेशा की तरह ऐसे हाथ जोड़ के रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको भी सत श्री अकाल। और जो प्राइम मेंबर्स के सवाल है ना, उसमें एक डेडपूल के नाम से हमारे दर्शक ने अपनी आईडी बनाई है। ये प्राइम मेंबर है हमारे, कह रहे हैं कि सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डीसीबी बैंक और ल्यूमैक्स ऑटो में कहां पर फ्रेश एंट्री बन सकता है? देखिए सर सवाल वही आ रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी करनी है। 3 स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, इनकी थोड़ी मदद कर दीजिए। देखिए डीसीबी बैंक अभी 198 के आसपास का प्राइस है, और मुझे लगता है कि एक बार आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी 185 से ढूंढना चाहिए। 185 के आसपास आता है तो बाई कर लीजिए आप। एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी थोड़ा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। एक बार आपको अवॉइड ही करना है। बाकी डीसीबी बैंक होल्ड करने का सलाह रहेगा। सेकेंड स्टॉक और एक बताया आपने, उज्जीवन, डीसीबी ल्यूमेक्स ऑटो। और ल्यूमैक्स ऑटो। हम्म। सो सर एक बार अवॉइड करना है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक बार और थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देंगे। 1230 1250 इस रेंज पे एक बार एकोमोडेशन करने का सजेशन रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा आप अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, ओके।
यस बैंक का सवाल फिर से आ गया सर ऋषिकेश कुमार जी। अब मेरे को लगता नहीं कि आपके पास कुछ नया होगा कहने के लिए। अब दिक्कत ये है सर, इनके पास 2000 क्वांटिटी है, कह रहे हैं कि मेरे पास 22 रुपए के भाव पर लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए सर, इनको स्टॉप लॉस और टारगेट बता दें या फिर करंट प्राइस पर एग्जिट कर लें। सर अगर एग्जिट नहीं भी करना है तो कम से कम एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, इन्होंने 22 रुपए पे खरीदा हुआ है, इनके भाव के आसपास, ये ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि भाव के आसपास एक बार एग्जिट होना स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि आपका क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं आई डोंट नो कि व्हाट इज योर रिस्क कैपेसिटी क्या है, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बाइंग के आसपास है तो एक बार एग्जिट हो जाइए। आप थोड़ा अभी वेट कीजिए, आपको 22 जैसे ही मिले एक बार एग्जिट होने का सलाह रहेगा। देखिए, लास्ट 5 साल से चला नहीं है, तो नेक्स्ट 3 साल भी चलेगा कि नहीं, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो एक बार वेट कीजिए, जो चल रहा है उसके साथ रहिए ना, जो मरा हुआ है उसके साथ क्यों रहना है, तो सिंपल। तो अभी एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा, पॉसिबल है तो एक बार एग्जिट कर जाइए। ठीक है, ओके। पूजा चौधरी जी कह रही हैं कि मुझे जारो रीगल रिसर्च ओखला आईपीओ मिला था, मैं क्या करूं? थोड़ा वेट कर लीजिए, जो आईपीओ वाला सेगमेंट है उसमें बातचीत कर लेते हैं। आज एक लिस्टिंग भी होनी है मेगा शैडो फैक्स की, उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी 9:45 पे भाव सेटल हो जाएगा। इसके अलावा जो और सवाल हम तक पहुंचे हैं ना सर, उसमें शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि मदरसन सुमी 50 रुपए पर 2400 शेयर हैं सर इनके पास। बेल राइस 180 रुपए के रेट पर 250 शेयर हैं, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 502 रुपए के रेट पर 400 शेयर हैं। 2 लाख रुपए के हैं, 1 साल से होल्ड हैं, और कह रहे हैं कि इनके बदले क्या जेएसडब्ल्यू या फिर जिंदल स्टील, टाटा स्टील या यूनियन बैंक में शिफ्ट कर लूं? देखिए, अगर आप स्टील में शिफ्ट होना चाहते हैं अभी, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील बढ़िया काउंटर है। और अभी मदरसन सुमी अभी 41.80 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ भी मूव पॉसिबल होगा, जब तक ये 54-55 को ब्रेक नहीं करता ना, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए एक बार करेंट जोन से ना बाई नहीं करना चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है 38 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बेल राइस इंडस्ट्री 160 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि 135 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड पे रखिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। और फ्रेश बाई करने का सलाह अभी नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी मूव मोमेंटम कुछ भी अभी नहीं है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस इज 417, 417 विल बी योर स्टॉप लॉस, मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई अवॉइड करना है, और अगर न्यू फ्रेश बाई करना है टाटा स्टील, नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के व्यू से बाई करके जा सकते हैं। आपको 225 से 230 प्लस टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सर ये कह रहे हैं कि इनमें से शिफ्ट कर जाऊं क्या? मदरसन सुमी, बेल राइस, जो तीनों जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, इनमें से शिफ्ट करके स्टील स्टॉक्स में चला जाऊं, ये ठीक स्ट्रेटजी रहेगी? नो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। अब मुझे पता नहीं है कि आपने कितना पैसा डाला है, तो अगर आप मैं बोलूंगा आप शिफ्ट होके जाइए, मान लीजिए आपने 1 करोड़ डाला है, सो हाउ कैन आई नो विदाउट नोइंग योर प्रोफाइल, कि ये थोड़ा इशू हो जाता है। तो इसीलिए जो मैंने पर्टिकुलर स्टॉप लॉस टारगेट दिया है, ये स्टॉक अभी चलेंगे नहीं, लेकिन टाटा स्टील अभी भागेगा। सो अगर पॉसिबल है थोड़ा बहुत शिफ्ट कीजिए, बाकी आप देखिए, क्योंकि वो सर कम इंफॉर्मेशन से ना हम पता नहीं कर सकते, तो इसीलिए टाटा स्टील बाय करके हम जा सकते हैं। देखिए आपको कितना बाय करना है, वो आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। मतलब जो है उसको मतलब आप छेड़छाड़ कीजिए। टाटा स्टील आप चाहें तो नई खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं, राइट? जी। ठीक है। इस बीच हेमंत मौर्य जी भी कह रहे हैं कि शैडो फैक्स आईपीओ का बताइए सर। बस उसी की तैयारी है सर, 9:45 पे भाव सेटल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा उत्सुक हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरी टीम एक बार भाव दिखा दे। आपको बता दूं कि अभी इस भाव सेटल हुआ नहीं, 9:45 पे भाव सेटल होता है ये, और 124 वाला ये शेयर 9% नीचे, 112 रुपए 60 पैसे के आसपास मुझे एनएसई पर इसका भाव दिख रहा है। तो 9% के आसपास नीचे खुलने की तैयारी है इसमें, शैडो फैक्स की जहां तक बात है। तो एक्सपेक्टेड था 4 रुपए के आसपास नीचे, 120 रुपए के आसपास या 119 रुपए 50 पैसे पर ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा था। ये 112 रुपए 60 पैसे के आसपास सेटल होने की तैयारी में, अभी सेटल नहीं हुआ है भाव, लेकिन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हेमंत जी मैं वापस आ रहा हूं, मैं आईपीओ से जुड़े हुए सवाल भी लूंगा, लेकिन बाकी सवाल जरा एक बार और मैं ले लूं हमारे दर्शकों के, फिर उसके बाद मैं ये आईपीओ वाले जो सवाल हैं उसको भी एड्रेस करूंगा। इसके अलावा सर जगदीश शर्मा जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मिंडा कॉप और टाइटन 8% लॉस में हूं, बताइए कि एग्जिट कर लें और बाय क्या बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, कोई और बाय कर, कोई टाइटन और बाय पूछ, करने का। नहीं नहीं, अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई इनमें लॉस और। हो रहा है, कि कोई और बाय कर लें क्या, ये पूछ रहे हैं।
नहीं, लॉस बुक करने का सलाह नहीं रहेगा टाइटन में। टाइटन एक प्रोमिनेंट स्टॉक है और मुझे लगता है कि टाइटन आपको इजीली 4,500 के ऊपर प्राइस मिलेंगे, तो लॉस बुक करने का सलाह नहीं रहेगा। मिंडा कॉप भी बढ़िया स्टॉक है, लेकिन अभी नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। हम चाहे तो एक बार मिंडा कॉप में आप पोजीशन एग्जिट कीजिए। अब पोजीशन अगर बिल्ड करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, रिसेंटली 2-3 पीक बहुत अच्छा गया है। हम्म, टाटा स्टील बढ़िया लग रहा है, कोल इंडिया अभी भी ऐसे आपको ऊपर मिलेंगे, कोल इंडिया बढ़िया लग रहा है। और बैंक पे अगर रहना है तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी बढ़िया है। और इंडियन बैंक भी मुझे अच्छा लगता है। इंडियन बैंक थोड़ा बहुत ऊपर आने के बाद नीचे जो कंसोलिडेशन हुआ है, सो मुझे हम्म। लगता है कि ऐसे कुछ स्टॉक्स में पोजीशन होना चाहिए, तो पैसा लॉस होने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। मार्केट जैसे थोड़ा सपोर्ट करता है, आपको मूव मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो कहाँ आपको नई खरीदारी करनी है, वो जगदीश जी, आई होप आपको इस जवाब में पता चल गया होगा। बैंकों में क्या खरीदना और बाकी कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें कुल इंडिया जैसे नाम है, टाटा स्टील भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। एक और सुपर चैट के जरिए शुभम चतुर्वेदी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर डेटा पैटर्न्स के 50 शेयर है मेरे पास 2350 के रेट पर, पर्टिकुलर प्राइस आ गया सर, कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं। देखिए, मुझे लगता है कि डेटा पैटर्न्स आपको बने रहना चाहिए, आपको बेचना नहीं चाहिए। और मैं तो देखता हूँ डेटा पैटर्न्स 3,200 3,400 तक आपको एक बार मिलेंगे, उस टाइम पे बेचना है। करेंट जोन से भी एटलीस्ट 1,000 पॉइंट के ऊपर आपको रैली मिलेंगे। होल्ड पे रखिए, बने रहिए। ओके, ठीक है। शशि भूषण प्रधान जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि संदीप जी, लेमन ट्री मेरे पास 162 के हैं, जुनिपर होटल्स हैं 242 रुपए के रेट पर, पराग मिल्क भी है सर 320 रुपए का एवरेज। एवरेज कहाँ करें? अच्छा, ये एवरेज करना चाह रहे हैं सर तीनों स्टॉक्स में, कह रहे हैं कहाँ करूं। देखिए, पराग मिल्क अभी नहीं चलेगा, और आपको अगर एवरेज करना है, आपको वेट करना है। 250 चल रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन खराब है, 210-11 से पहले एवरेज करने के बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। बजट को ध्यान रखते हुए आपको व्यू लेना है। अगर व्यू मोमेंटम शिफ्ट होता है, चेंजेस होता है, तब तो आपका रिकवरी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है, उस केस में आपको 210-11 से पहले पहले एवरेज नहीं करना चाहिए। लेमन ट्री होटल एक बार अभी प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 127। आप हम्म, एक बार 115 118 के आसपास आता है तो एवरेज करना स्टार्ट कीजिए। और ठीक है। जूनिपर होटल्स अभी एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा, एग्जिट हो जाइए। लेमन ट्री पे और इंडियन होटल से दोनों काउंटर ही मुझे अच्छा लगता है, बाकी होटल में रहना नहीं है। आईटीसी होटल्स, वो कैसा लगता है आपको? हाँ, आईटीसी होटल भी बढ़िया है, लेकिन बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, तो एक बार अभी अवॉइड करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक अभी नहीं, फ्रेश जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ना 220-25 के ऊपर, तब जाके थोड़ा मोमेंटम में खरीदना है। अभी हम्म, नहीं खरीदना है, बेटर होगा अभी थोड़ा शांत होके बैठिए। मतलब ज्यादा एक्टिविटी मत कीजिए, इसमें आपका पैसा नुकसान होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा, कहते हैं ना थोड़ा ठंड रख, थोड़ा सा आराम से बैठिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। खैर सर, इसके अलावा ना एक स्टाइलम इंडस्ट्रीज करके शेयर है, इस पर अंकुश कौरा जी का सवाल है, ये हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर मुझे इस पे सजेशन चाहिए, व्हाट्स द अपसाइड एंड एग्जिट स्ट्रेटजी फ्रॉम हेयर। अब किस भाव पर ले रखा है, एग्जिट करने की पूछ रहे, दैट मीन शेयर तो इनके पास है, किस भाव पर है वो पता नहीं, लेकिन हाँ आपसे एग्जिट स्ट्रेटजी मांग रहे हैं सर, क्या करना चाहिए। ओके, देखिए, मुझे लगता है कि आपको अभी तो वेट करना चाहिए, और एग्जिट आपको एक स्टॉप लॉस में दे रहा हूँ 2117। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। उछाल में थोड़ा बहुत एक बार आपको एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढना है। कभी भी अगर 2450 से 2500 के रेंज मिलता है, वहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, एक बार आप एग्जिट हो जाइए टारगेट के आसपास मिलता है तो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये टेक्निकल स्टार नाम से हमारे दर्शक है, कह रहे हैं कि नो माफी, थैंक यू सर। अब ये नो माफी मतलब मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए, या ये मुझे माफी नहीं दे रहे, यानी कि चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को टाइम पे शुरू करना चाहिए, पता नहीं, लेकिन थैंक यू कह रहे हैं, तो शायद इन्होंने माफ कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, माफ कीजिए, थोड़ा आज टेक्निकल थोड़ा ग्लिच था, जिस वजह से शो देरी से शुरू हुआ है। इसके साथ साथ ना सर, एक स्वाति जी का सवाल है, कह रही हैं कि एनसीसी और इरकॉन में मैं फंस गई हूँ, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू। अब फंस गई है, दैट मीन जहां ऊपर में लिया है उसके भाव नीचे आ गया है, यही मान के चले, तो फिर एनसीसी और इरकॉन में सर फंसे हुए लोगों को आप क्या राय देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपका दो माइंडसेट होना चाहिए कि आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब मैक्सिमम लोगों ने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है, नहीं करते जनरली लोग, मतलब सुनते हैं चलो आई डोंट केयर, मतलब ऐसा एक फील है। सो ठीक है, अब मान लीजिए नीचे आ चुका है,
मैं बोलूंगा 30%, 40%, 25% लॉस में हम्म। अपना लॉस बुक करना सही नहीं है। आप थोड़ा और 6 महीना, 8 महीना, 1 साल टाइम दीजिए। मार्केट का जो एनवायरमेंट थोड़ा सही होने दीजिए। इरकॉन भी बढ़िया शेयर है, एनसीसी भी बढ़िया शेयर है, लेकिन अभी देखिए मार्केट नहीं चल रहा है, तो मार्केट का यही सच्चाई है। तो अगर आप 6 महीना टाइम देंगे, हो सकता है कि जो आपका बाइंग है उधर आ जाए एंड थोड़ा बहुत रिकवरी करेंट जोन से देखने को मिले। तो बेटर होगा रादर देन सेल करना, एग्जिट करना, उसमें आप लॉस बुक करके अभी कौन सा स्टॉक खरीदेंगे, ये भी क्वेश्चन है ना। क्योंकि ऐसा कोई अभी स्टॉक है नहीं आप बाय करेंगे, बजट भी हुआ नहीं। तो ओनली फॉर आपके पास एक ही होप बचा है, वो है एक बार वेट करना। और ये मैं आपको एज ए टेक्निकल फंडामेंटल देख के नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट का साइकोलॉजी बता रहा हूँ। सो अगर आप अभी भी 30-40% नीचे है, तो मुझे लगता है कि आपको बेचना नहीं चाहिए, आपको तो वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने का कोशिश हो रहा है, ड्यू टू सम रीजन मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है। अगर पॉजिटिव होता है तो फिर से आपका लॉस भी रिकवरी होगा। सो एक बार होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, बेचिए मत। ठीक है, दोनों ही एनसीसी इरकॉन दोनों ही अच्छे हैं। जी जी जी। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं सर बीएल, अपोलो माइक्रो सिस्टम या कोई दूसरा डिफेंस स्टॉक बाय कर सकते हैं क्या बजट के लिए? सर बजट के लिए 2-3 दिन का समय बचा है, मतलब आज बुधवार है, गुरुवार, शुक्रवार और फिर संडे का दिन है। तो आप आज का दिन मान लें तो 3 दिन, वैसे माने तो 2 ही दिन है। तो सर 2 दिन के लिए अगर किसी को कोई डिफेंस स्टॉक्स खरीदना है, कोई बीईएल, अपोलो माइक्रो या कोई और स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे? पहली बात तो देखिए, मुझे लगता है कि ये मार्केट को पता है, मतलब हम जितना स्मार्ट है उससे ज्यादा स्मार्ट मार्केट है कि डिफेंस में इस बार एमओडी एलोकेशन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ऑलरेडी ना स्टॉक परफॉर्म हो चुका है। अब क्या होता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर मैम कुछ स्पीच देंगे, उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए एक दिन में थोड़ा बहुत 8 to 10% में मोमेंटम आ जाए, लेकिन अल्टीमेट क्या करना है, आपको मोमेंटम पे खेलना नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत अगर आप एज ए बजट के लिए व्यू रखते हो, तो 2-3 दिन का व्यू तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि असली असली में जो काम है ना, वो पहले होता है और बाद में टाइम लगता है। बीएल एक ऐसा स्टॉक है, मुझे लगता है कि इजीली आपको 525, 530 तक आपको मिलेंगे। तो बाई करके जाइए, लेकिन 2-3 दिन का व्यू मत रखिए। 2-3 दिन का व्यू से कोई भी स्टॉक इस बाजार में अभी खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है। अब देखिए, आपको सुनने में खराब लग सकता है, लेकिन बात जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 दिन में क्या कर लेंगे, अभी 2-3 दिन क्या हो जाएगा, क्या कुछ नहीं होने वाला। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट। बीएल बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत सारा ऑर्डर बुक इनके पास है, अभी भी कमिंग फ्यूचर में भी होने वाला है। 525 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ओके। शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन इज नॉट बीइंग टेकन फॉर सम डेज, आई एम आल्सो परमानेंट मेंबर सर। सर आपका सवाल मैंने लिया है, मैंने ऊपर जाके चेक भी कर लिया, जब तक सर जवाब दे रहे थे ना। तो आपने बेल राइस पे पूछा था, आपने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे पूछा था, मदरसन सुमी में पूछा था, 2 लाख रुपए लगे हुए हैं, फंसा हुआ हूँ, बाकी किन्हीं स्टॉक्स में मैं शिफ्ट कर जाऊं क्या? तो सर मैं तो एक बार डर गया था, लेकिन आपका सवाल मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो ऐसी कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, और कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका सवाल पर्टिकुलरली नहीं लिया जा रहा है किसी कारणवश। बिल्कुल मत सोचिए। गोपिका नंद चातोपाध्याय जी कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट अबाउट कैम्स एंड वेदांता। तो वेदांता की बात हम कर चुके हैं सर, एक बार कैम्स का चार्ट भी देख लीजिए, फिर प्राइमरी मार्केट की ओर बढ़ते हैं। तो ये कैम्प्स थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। अभी 707 के आसपास का प्राइस है। मैक्सिमम आपको 630, 640 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं वो सिचुएशन में। लेकिन डीप में आपको बाई करना है, बने रहिए। वेदांत आपको नॉन स्टॉप थोड़ा बहुत आप मोमेंटम 800 तक आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। बस एक वेंट इंडिया देख लीजिए सर, WENDT। इस पे रितेश सिंह जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि सर आपका व्यू दे दीजिए। आई थिंक ये लेकर फंसे हुए हैं। देखिए, आपको उछाल में एग्जिट होने का प्लान ढूंढना चाहिए। थोड़ा बहुत आज रिकवरी है 2%। मुझे लगता है कि कभी भी अगर आपको और थोड़ा ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 6,800, 850, 7,000 के आसपास मिलता है, एक बार एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए। ये स्टॉक का चार्ट अभी मड़ा हुआ है, नहीं चलेगा।